आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज से मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो हो सकता है कि वीडियोस थोड़ी लंबी हो, बट दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ट्रस्ट मी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन वीडियोस के थ्रू जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो जो आपके दोस्त इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ी गाइडेंस मिले, इसलिए आप मेरी वीडियोस उनके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन बोलता है, फॉर अ क्लियर नाइट एंड विद विंड स्पीड लेस देन 3 मीटर्स पर सेकेंड द एटमॉस्फेयर इज। अगर 3 मीटर पर सेकेंड से कम की विंड स्पीड है तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको हम स्टेबल की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, इट वुड बी स्टेबल एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे मैंने एक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि अगर जितनी विंड स्पीड होगी और किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, सनी डे होगा या सनी डे क्लियर नाइट होगी, इस तरह से कुछ होगा तो किस तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा। ठीक है, स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, स्लाइटली स्टेबल रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा। तो उस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसकी एक रीडिंग कर सकते हैं। तो उससे आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको पता होगा कि उसको मतलब क्या करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। Now protecting nature and the wilderness for its own sake is referred to as। नेचर को प्रोटेक्ट करना और उसकी जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी उसकी वाइल्डनेस है, उसको प्रोटेक्ट करना अपनी खुद की सेक के लिए। ठीक है, हम चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, तो उसको बोला जाता है डीप इकोलॉजी। ठीक है, इट इज़ डीप इकोलॉजी जिसमें हम नेचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उसकी जो भी उसका एक्चुअल नेचर है, मतलब जो भी उसका प्रॉपर कंपोजिशन है, उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डीप इकोलॉजी का पार्ट है। जब ह्यूमन बींग्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ह्यूमंस के बारे में नहीं, मतलब नेचर के बारे में नहीं सोचते, एंथ्रोपोजेनिक हो जाता है सब कुछ, बहुत ही आर्टिफिशियल सिस्टम पर ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं, तो उस टाइप की इकोलॉजी को शैलो इकोलॉजी बोला जाता है। और सेल्फ इकोलॉजी और सेल्फलेस इकोलॉजी का एज सच कोई इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट मेन जो आपकी ये दो इकोलॉजी के ये जो टर्म्स हैं, ये दो मेनली पूछे जाते हैं हमसे। अब यहाँ पे हमारे पास एक असर्शन रीजन है जिसमें असर्शन कहता है कीमोसिंथेसिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल के अंदर जो कीमोसिंथेसिस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कीमोसिंथेसिस मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉप्स के थ्रू होता है या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कीमोसिंथेसिस अंडरगो करते हैं। तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है, इन कीमोसिंथेसिस सम सल्फर कंपाउंड्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ सल्फर कंपाउंड्स, तो इसमें मेनली जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो कि एनर्जी का सोर्स की तरह बिहेव करता है कीमोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये दोनों आपके असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। जो आपके पास रीज़न है वो आपके असर्शन को वैलिडेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन गिवन। फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेजेंट्स आर यूज्ड। इसमें कुछ आपको रेजेंट्स दिए गए हैं जिसमें सल्फरनिलिक एसिड है, NEDA है, H2O2 है, HNO3 है। ठीक है, या सल्फेमिक एसिड है, सल्फामिक एसिड है, निकोटीन है। तो अलग अलग ऑप्शंस है। नीडा की फुल फॉर्म है वो मैंने आपको नीचे मेंशन कर दिया। अगर आपसे कभी कभी नीडा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है टोटल, तो आपके पास मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं वो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जिसमें सल्फरनिलिक एसिड आता है, NEDA आता है, H2O2 और HNO3 आता है, जो कि एनालिसिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ट्रॉपिक्स आर द वार्मेस्ट एंड द वेटेस्ट रीजन, ये सही बात है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट ड्राई जोन्स एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड्स, ये भी सही बात है। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर लोवेस्ट एट द पोल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है।
अब आपका ये देखना, कभी कभी आपको आपके आंसर के अंदर ही जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं के अंदर आपको आंसर्स दिए गए हुए होते हैं। आपको पता है पोल्स पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है, आप इस बात को मानते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है जो बोल रहे हैं कि पोल्स पर जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है। पर प्रेसिपिटेशन जो है, आपने कभी सुना है कि वहाँ पे भारी वर्षा होती है या भारी बारिश हो रही है, भारी स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। सो दीज आर सम रेयर फिनोमिना। सो जो प्रेसिपिटेशन है वो हाईएस्ट नहीं है वहाँ पे, वो लोवेस्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है या नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो आपकी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों बहुत कम होते हैं पोल्स पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इसमें से एजोटोबैक्टर है। Which one of the following has highest bioconcentration factor, जिसको BCF बोला जाता है। बायो कॉन्सेंट्रेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको मैं अभी बता देती हूँ। बायो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एक्यूमुलेशन होता है किसी भी टॉक्सिक मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। कोई भी पेस्टिसाइड है या कोई भी कुछ इस तरह का मटेरियल है जो कि एक्यूमुलेट हो सकता है, तो जब वो एक्यूमुलेट हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको बायो कॉन्सेंट्रेशन या बायो एक्यूमुलेशन बोला जाएगा। पर जब वो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर हो रहा है तो उसको बायो मैग्निफिकेशन बोला जाएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बायो कॉन्सेंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। आप इन दोनों को कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये दोनों एक चीज़ नहीं है, एक्यूमुलेशन दोनों में हो रहा है, पर बायो कॉन्सेंट्रेशन में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर एक पूरे के पूरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट बायो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर DDT का होता है। A local population genetically, structurally and functionally adapted to its local environment is called, जो कि structurally, जेनेटिकली और फंक्शनली किसी भी लोकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुकी है तो उस पॉपुलेशन को बोला जाता है इकोटाइप। अब यहाँ पे हम इकोफीन के बारे में देख लेते हैं। इकोफीन क्या होता है? डिफरेंट फिनोटाइप्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल जीनोटाइप। एक जीनोटाइप से, एक जेनेटिक मेकअप से बहुत सारे फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइप्स, मतलब फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे फिनोटाइप्स एक पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप या जीनोटाइप से अराइज हो रहे हैं तो उसको इकोफीन बोला जाता है। इकैड क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी फॉर्म चेंज हो गई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम इकैड बोलते हैं। इकोक्लाइन क्या होता है? जब दो इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, वो फ्रॉम एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। ग्रेडेशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू द अदर विदाउट प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन, या फिर शार्प बाउंड्रीज नहीं होते हैं, तो आप उनमें क्लियरली बता नहीं सकेंगे कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम खत्म हो रहा है और यहाँ पे एक दूसरा हो रहा है, ठीक है, तो वो इकोक्लाइन हो जाता है। सो आगे आते हैं हम। माइकोरिजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें माइकोरिजा सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें एक आपका एक कोई दो स्पीशीज़ हैं, तो दोनों में मोस्टली क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं, ठीक है। तो सिम्बायोसिस में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बेनिफिट हो रही है, पर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है सिम्बायोसिस। The entire seed of communities of biotic succession from pioneer to climax community is known as, एक पूरी की पूरी सीरीज जो हो रही है, ठीक है, पायनियर जो सबसे पहले है, उसके बाद क्लाइमैक्स जो अच्छे से अपने आप को सेटल कर चुके हैं एक प्रॉपर बायोटिक सक्सेशन में, तो उसको बोला जाता है पूरी सीरीज को सीड। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने सक्सेशंस के बारे में पढ़ा होगा तो आप एकदम से बता सकते हैं कि ये किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई टेल यू हियर कि सक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी भी आपके पास कुछ टाइम है, आपका 29 को एग्ज़ाम है, तो अभी भी आपके पास कुछ टाइम है। कुछ 1 आवर का टॉपिक होगा सक्सेशन, 1 आवर भी नहीं लगेगा अगर आपको इकोलॉजी के बेसिक्स का पता है, तो आप अगर उसको हाफ एन आवर भी देंगे तो सक्सेशन वुड बी ऑन योर टिप्स। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग समथिंग न्यू। The process of nebulization in atomic absorption spectrophotometry is to, nebulization का एक प्रोसेस होता है जिसको किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन बोलता है कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल टू गैसियस फॉर्म, दूसरा ऑप्शन कहता है कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, या फिर सब्लिमेट द सैंपल, या फिर सोल्यूबलाइजेशन ऑफ द सैंपल।
सो हियर द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, जिसमें नेबुलाइजेशन को किया जाता है जिससे कि लिक्विड सैंपल को हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर सकें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड. अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने अभी तक यही डिस्कस किया है कि किस में इन्वर्टेड नहीं होता है. मोस्टली यही पूछा जाता है किस में इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस में इन्वर्टेड है. सो पॉन्ड इकोसिस्टम में हमेशा जो मोस्टली, हमेशा तो नहीं होगा, मोस्टली जो आपका पिरामिड है वो इन्वर्टेड पाया जाता है, ठीक है. और किस में कभी भी नहीं पाया जाता, तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रही है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो कभी भी क्या होगा, वो इन्वर्टेड फॉर्म में कभी भी उसका पिरामिड नहीं बनेगा. सो पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है. इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्लांट स्पीशीज अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट. कोई भी एक प्लांट स्पीशीज़ है, एक पर्टिकुलर एरिया में है, प्रेजेंट है, तो वो उसके इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, पूरा पॉपुलेशन बनाएंगे वो अपना खुद का, ठीक है. और वो मतलब जो भी पूरे एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब उसमें भागीदारी करेंगे. द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है. सो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ फिर भी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क टू बी established. The animals that rest or swim on the surface of the lakes are called. तो यहाँ पे नेक्टॉन्स क्या कौन से होते हैं, जो वाटर करंट के साथ स्विम कर सकते हैं आराम से. न्यूस्टन्स जो होते हैं वो रेस्ट कर सकते हैं, या इनहैबिट कर सकते हैं, या लिव कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, या फिर वाटर फिल्म कह सकते हैं. बेंथोज या बेंथिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बॉटम में फाउंड होते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं. और पेरिटोन्स जो होते हैं, पेरिटोन्स बेसिकली माइथोलॉजिकल एनिमल्स हैं जिनके बारे में इतना कोई डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप जो यहाँ पे आपका आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूस्टन्स, जो कि होते हैं एनिमल्स दैट रेस्ट और स्विम ऑन द सर्फेस ऑफ द लेक्स, जिसमें स्पाइडर्स आती हैं. द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन ग्राउंड वाटर में इंडिकेट अ नियर बाय. अगर ग्राउंड वाटर में अमोनिया का आप लेवल देख पा रहे हैं, आप प्रेजेंस देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट कहीं आसपास है, वाटर बॉडी के आसपास है, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन सीटू मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है उसी के अंदर कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग या सीड बैंक या पॉलन बैंक में आप आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में आप सीड बैंक बना रहे हैं या पॉलन बैंक बना रहे हैं, तो आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीजिंग टेम्परेचर में आप उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो आप उन्हें आर्टिफिशियल टेम्परेचर दे रहे हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम उनको इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसमें वो प्रिजर्व हो सके. या कैप्टिव ब्रीडिंग में आप एक कैप्टिविटी में रख रहे हैं, उनको बंद पिंजरों में रख रहे हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं और उनकी. तो ये सारे आर्टिफिशियल या एक्स सीटू मेथड्स हो गए कंजर्वेशन के. पर जो नेशनल पार्क है वो इन सीटू मतलब ऑन द साइट जो होता है वो आपका इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट जो है, या फिर कह सकते हैं नेशनल पार्क जो है वो एक एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का. A biome contains many ecosystems, many communities, many population, a single ecosystem. इनमें से क्या होगा? So biome constitute of many ecosystems. So answer A is the correct answer. Option A is the correct answer. अब यहाँ पे आपको given below are the statements in the context of a truly vertical aerial photograph. एरियल फोटोग्राफ मतलब जो कि एयर में से लिया गया हो या किसी मतलब एरोप्लेन या वगैरह इन सब सैटेलाइट से लिया गया हो, एक ऐसा फोटोग्राफ को एरियल फोटोग्राफ बोलेंगे. तो उसमें पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल पॉइंट, नादिर पॉइंट एंड आइसोसेंटर कोइंसाइड, या फिर आइसोसेंटर इज द सेंटर फ्रॉम वेयर द रेडियल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इमेजेस टेक प्लेस. टिल्ट इज अ कैरेक्टर ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी. इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो बोलता है कि जो प्रिंसिपल पॉइंट है, नदर पॉइंट है और आपका आइसोसेंटर है वो कोइंसाइड करते हैं. अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस इंटरसेक्ट्स द फोटो इमेज. मतलब जो परपेंडिकुलर, सपोज ये एक सेंटर ऑफ द लेंस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द लेंस है, इससे एक परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है फोटो इमेज के साथ, ठीक है. तो
वो होता है आपका प्रिंसिपल पॉइंट। नदीर के बारे में बताएंगे तो इट इज़ द पॉइंट वर्टिकली बीनीथ द कैमरा सेंटर एट द टाइम ऑफ द एक्सपोजर। तो बिल्कुल वर्टिकली जो कैमरे के सेंटर के नीचे है उसको नदीर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आइसो सेंटर की बात करें, द पॉइंट ऑन द फोटो दैट फॉल्स ऑन अ लाइन हाफ वे बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड नदीर पॉइंट, जो कि नदीर पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में पड़ता है, उसको आइसो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन भोपाल गैस ट्रेजेडी which happened on 2 to 3 December 1984, the quantity of methyl isocyanate MIC leaked into the atmosphere was around 40 tons। ठीक है, 40 टन्स के करीब आपका जो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर, तो वो 40 टन्स था। और ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी जिसे यूनियन कार्बाइड बोला जाता है, यूनियन कार्बाइड की इंडस्ट्री थी, तो उसमें से ये लीक हुई थी। ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स बनाती थी ये इंडस्ट्री, और जहाँ से MIC लीक हो गया था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो मेक श्योर यू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस होल इवेंट, ओके, और ट्रेजेडी दैट हैपेंड। So now kaolinite is a type of clay mineral with layers of silicon and aluminum in the ratio। तो काओलाइनाइट जो एक क्ले का टाइप है, उसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो रेशो होता है वो 1:1 का होता है, मतलब 1:1 का इसका जो रेशो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, वो ये रहता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ सीस्मिक वेव्स एट द रिकॉर्डिंग स्टेशन। तो सीस्मिक वेव्स की अराइवल का जो सीक्वेंस है तो वो है, पहले प्राइमरी वेव्स आएंगी, देन द सेकेंडरी विल कम, देन द लव वेव्स एंड देन कम्स द रे लाइट वेव्स। ठीक है, तो ये चारों वेव्स के बारे में बताया गया है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। जस्ट वेट अ सेकेंड, माउस इज डूइंग सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आप दूसरे पे आते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में आप सबको पता होगा, आई होप सो। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। अंडर जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ टोटल ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ यूटिलिटी grid power including roof to solar power is sought to be installed by the year 2022। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी काफ़ी बार पूछा गया है और आपके पेपर 2 में भी पूछा गया है, तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, ये जो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन है तो ये कब तक का है, क्या टारगेट है, वैसे इस क्वेश्चन और इस आंसर में पूरा कंप्लीट बता दिया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, जैसे एग्जाम से पहले एक बार आप रिवाइज करें तो आपको याद रहे। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स आर, ब्राउन क्लाउड्स के एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स जिसको ABC भी बोला जाता है, इसके बारे में मैंने बात की है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन दिया है ABC के बारे में, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है, सूट होता है, ठीक है, सॉइल डस्ट भी होता है, फ्लाई ऐश भी होता है और सल्फाइड्स एंड नाइट्रेट्स भी होते हैं। तो दैट इज़ दी ऑप्शन डी ओवर हियर। तो ऑप्शन डी में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इन विच कंट्री ड्राई स्टीम डिपॉजिट्स हैव बीन यूज्ड एज सच फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इटली में ड्राई स्टीम डिपॉजिट्स का यूज़ किया जाने लगा है, जो कि बहुत ही एक रिन्यूएबल सोर्स है। द फेमस लंडन स्मोक वॉज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर। ठीक है, अगर ये आपको सारे इवेंट्स, ये सारी ट्रेजेडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से ईयर में हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो लंदन स्मोक जो है वो 1952 में हुआ था। अभी आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा जो कि 1984 में हुई थी। ओके, तो ये सब ईयर्स आप एक जगह नोट डाउन कर लें जिससे आपको एंड टाइम में रिवाइज करने में ईजी रहे। द रिसोर्सेज विच आर अनलिमिटेड एंड वेयर क्वालिटी इज नॉट डिग्रेडेड आर टर्म्ड एज।
जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, या जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं हो रही है, उनको इम्यूटेबल रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इम्यूटेबल रिसोर्सेज, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी तरह मेंटेन रहती है, डिग्रेड नहीं होती है। द परमिसिबल लिमिट ऑफ डे टाइम इंडस्ट्रियल नॉइज एज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज 75 डेसिबल्स। ओके, ये आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आपको टेबल दी हुई है, अगर आपने पढ़ा होगा नॉइज़ परमिसिबल लिमिट्स के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं आपको उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी उस टेबल के बारे में। तो उसमें बहुत सारी परमिसिबल लिमिट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, या तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू द टेबल। द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्करी इन वाटर इज, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्करी जिसकी वजह से मीनामाटा डिसीज़ हुआ था वो है मिथाइल मर्करी। इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्करी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि कैडमियम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, इन सब के मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। जैसे मरकरी हो गया, ठीक है, आयन हो गया, या फिर और कोई है जिसके बारे में आपको बताओ कि इससे डिसीज़ हुए हैं और उनके डिसीजेज भी आपको पता होने, जैसे मरकरी से मीनामाटा हुआ, कैडमियम से इटाई हुआ, क्रोमियम से कौन सा डिसीज़ होता है, या फिर आयन के ज़्यादा कंटामिनेशन से कोई डिसीज़ होता है क्या, जिंक की कंटामिनेशन से कुछ होता है, तो वो सब आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। क्योंकि इन द पेपर 1 और 2 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द टॉक्सिक फॉर्म, या फिर व्हाट आर दी एडवर्स इफेक्ट्स, या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो पे मोर अटेंशन टू सच क्वेश्चंस बिकॉज दे आर वेरी ईजी टू रिमेंबर and you can attempt them and just make them correct in your पेपर। ओके, एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। सो पे मोर अटेंशन टू सच स्टफ, revise as much as you can, give time to your studies, don't waste your time here and there in news are having some booming topics right now, but अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप टीवी से दूर रहें, न्यूज़ से दूर रहें, सोशल मीडिया से भी दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने हैं तो मेरे पास एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। और अभी मैं आपके एग्ज़ाम तक भी इस चीज़ को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी एंड आई वुड बी टारगेटिंग अराउंड 1000 क्वेश्चंस टू बी completed in that series. So please give it a watch and share those videos with your friends. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, अगर आपको मेरे एफर्ट्स वर्थ लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इट्स जस्ट प्रेस सब्सक्राइब बटन. It won't take much efforts of yours, but it would be a motivating factor for me. It would be a factor that would be increasing my productivity. So let's help each other to grow and all the best for your exam. Thank you very much.